So, hi everyone. Today we're going to be revising simple IGCSE chemistry paper 6 that was previously called paper 6 but now it's called paper 4. And we're just going to be revising some very simple basic things that you got to reinforce before the paper. Yeah, they're simple things, but they can cost you like a lot of marks when you are not unable to, you're unable to remember them. So let's get started by simply revising simple things. Okay, so the first thing is that what is the purpose of ice or cold water? You'll usually see that in chemistry experiments, sometimes in a condenser you're using a cold water, or sometimes you have a bucket of ice like this, okay? You have a lot of ice like this, and in that ice, basically you have your test tube something like this, okay, immersed in ice. So what's the purpose of this ice, okay? The purpose is to cool down the gas so that it condenses and turns into a liquid. Now this is very important, you have to write that it turns into a लिक्विड. ठीक है, देखें अगर वो पूछते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कंडेंसर, देखें ये तो हर कोई लिख सकता है, कंडेंसर कंडेंसेस द लिक्विड द गैस. ठीक है, कंडेंसेस द गैस, क्योंकि उसका नाम कंडेंसर है तो ऑब्वियसली वो कंडेंस करेगा. बट एग्जामिनर क्लियरली सेज दैट ही वांट्स दैट द कंडेंसर टर्न्स द वेपर और गैस इनटू अ लिक्विड. ठीक है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन. ठीक है, व्हेन द गैस कलेक्टिंग ट्यूब इज़ अपसाइड डाउन, गिव द प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस. ठीक है, आपको पता है कि देयर आर थ्री बेसिक वेज बाय विच यू कैन बेसिकली कलेक्ट गैसेस. ठीक है, आपके पास अपवर्ड डिलीवरी होती है, आपके पास डाउनवर्ड डिलीवरी होती है, और थर्ड होती है आपके पास कलेक्शन बाय वाटर. ठीक है, अगर आपकी जो ट्यूब है वो अपसाइड डाउन है, मतलब इट्स समथिंग लाइक दिस. एक सेकेंड, दिस इज़ योर ट्यूब, और यहाँ पे आपकी ऊपर ये टेस्ट ट्यूब आपकी अपसाइड डाउन है, और यहाँ पे आपकी गैस कलेक्ट होनी है. इसका मतलब है द गैस इज़ लेस डेंस देन एयर. ठीक है, दिस मीन्स कि गैस इज़ लेस डेंस देन एयर. यहाँ पे एक छोटी सी डिलीवरी ट्यूब होएगी, और बेसिकली यहाँ पे कोई रिएक्शन मिक्सचर होएगा या कुछ भी होएगा. ठीक है, और यहाँ पे आपकी इधर गैस कलेक्ट होएगी क्योंकि वो लेस डेंस देन एयर है. यूजुअली अमोनिया गैस या ऐसी गैसेस जो एयर से बहुत लेस डेंस होती हैं, यानी उनका एमआर एयर से बहुत कम होता है, वो हम अपवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट करते हैं. सो द प्रॉपर्टी इज़ दैट इट इज़ लेस डेंस देन एयर. अगर वो डाउनवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट हो रही है, मतलब अगर यही टेस्ट ट्यूब इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, अगर हम इसको उल्टा प्लेस कर दें, समथिंग लाइक दिस, आई मस्ट से कि कुछ इस तरह से हो टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पे गैस कलेक्ट कर रही हो, तो मतलब ये डाउनवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट हो रही है, मतलब गैस एयर के नीचे कलेक्ट हो रही है, तो मतलब गैस इज़ मोर डेंस देन एयर. और अगर गैस को हम डिस्प्लेसमेंट बाय वाटर से कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस I might be able to show you guys some pictures about it. I might have some pictures. इसका मतलब है वो गैस जो है वो मोर डेंस है. लेट्स सी टुवर्ड्स इट. ओके, ये देखें, ये हम कलेक्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड डिलीवरी से, ये हम कलेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड डिलीवरी से. ये डाउनवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, ये हम डाउनवर्ड डिलीवरी से क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज इन सारी गैसेस का जो एमआर है वो हमारे एयर के एमआर से ज़्यादा है. ठीक है, दीज गैसेस वी आर कलेक्टिंग दैम बाय अपवर्ड डिलीवरी. वाई? बिकॉज द एमआर ऑफ दीज गैसेस, देखिए अमोनिया इज़ NH3, नाइट्रोजन इज़ 14, हाइड्रोजन इज़ 3, 14, 15, 16, 17 एमआर है अमोनिया का. इट्स वेरी लेस देन एयर, सो इसीलिए हम इसको अपवर्ड डिलीवरी से करेंगे. द थर्ड थिंग, अगर हम डिस्प्लेसमेंट बाय वाटर कर रहे हैं, ये देखें, ये डिस्प्लेस कर रही है गैस, यहाँ टेस्ट ट्यूब से आ रही है, इधर डिलीवरी ट्यूब से आ रही है, और टेस्ट ट्यूब में वाटर को डिस्प्लेस करके ऊपर वाले एरिया में कलेक्ट हो रही है. इसका मतलब है द गैस इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. अगर हम अमोनिया को इस तरह कलेक्ट करेंगे ना, तो अमोनिया ऊपर कलेक्ट नहीं होएगी, अमोनिया सारी वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी. सो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर कलेक्टेड दिस way because they are not soluble in water. And the fourth method is a gas syringe. It can collect any gas, either it's more dense than air, less dense, or soluble. ठीक है, the fourth option you opt for is a gas syringe. देखिए, अगर आपको solubility का नहीं आइडिया, अगर आपको नहीं पता कि अपवर्ड डिलीवरी से करना है, मैंने डाउनवर्ड डिलीवरी से करना है, आप सिंपल सेफेस्ट ऑप्शन पे ऑप्ट करें, विच इज़ अ गैस सिरिंज. ठीक है, कोई भी गैस कलेक्ट हो जाएगी, चाहे उसकी कोई भी प्रॉपर्टी हो. सो डोंट रिस्क and use the safest option. ठीक है, similarly upward delivery is for gases more dense, downward delivery for gases less dense, over water gases that are not soluble, and gas syringe to measure the
वॉल्यूम ऑफ अ गैस. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, दैट्स इट्स जस्ट अ जनरल रिविजन. ठीक है, next part says, question part number 3, why is a pencil used in drawing the origin line in chromatography? If a pen was used, it will dissolve giving colors, and so the experiment won't be accurate. अगर आपको एक बात पता हो, जो पेन होता है ना, itself is a mixture of dyes. ठीक है, so it will interfere with the chromatography. वो solvent के साथ पेन के जो dyes हैं वो भी ऊपर मूव करने लग जाएंगे. so क्योंकि पेन के अंदर खुद मिक्सचर ऑफ डाइज है. और पेंसिल की एक और बात लिख लें, दैट पेंसिल इज़ इनसॉल्युबल. ठीक है, पेंसिल इज़ इनसॉल्युबल. पेंसिल इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. ठीक है, एंड यू नो ग्रेफाइट बीइंग अ giant covalent structure is insoluble in water. ठीक है, graphite does not dissolve. So pencil does not easily dissolve in, you know, organic solvents as well as in water. That's why it's good. Okay, when using ethanol, give a better apparatus arrangement and why. Cover the apparatus with lip because ethanol is volatile. This is a very important thing. जब भी हम chromatography कर रहे होते हैं, ठीक है, whenever we are doing chromatography, for instance ये हमारा यहाँ पे chromatography हो रही है, तो हम हमेशा अगर हमारे पास नीचे जो solvent है, for instance उसमें ethanol है, ठीक है, इस solvent में नीचे ethanol है. एथेनॉल इज़ एक्सट्रीमली वोलेटाइल. इट हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो हम हमेशा अपने जो लिड है उसको जो बीकर है जिसमें हो रहा है उसको ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि एथेनॉल इस्केप ना कर जाए. ठीक है, बिकॉज एथेनॉल इज़, जहाँ पे भी आप देखें ना एथेनॉल फॉर्म हो रहा है, हमेशा एपरेटस को कवर करना है बिकॉज एथेनॉल इज़ वोलेटाइल. ओके, इन द टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन tables, when in the first row they tell you that upon heating condensation occurred. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब वो बताते हैं ना कि condensation occurred है, there will be a question asking what does this show about the solid, that it is hydrated. ठीक है, always remember that in the tests and observations when they ask you कि condensation हुई है, तो हमेशा always remember that what does this tell you about the solid, that it is hydrated. और second चीज़, वो आपसे अगली चीज़ देखना फ़ौरन पूछेंगे, the test to confirm that it was water droplets. ठीक है, तो test for water you have to use either anhydrous copper. ये anhydrous word is very important. अगर आप खाली copper 2 sulfate लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. So you have to write anhydrous copper 2 sulfate. And the second thing for test you can use for water is anhydrous cobalt 2 chloride. ठीक है, anhydrous लिखना है बिकॉज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट से टेस्ट नहीं हो सकता और हाइड्रेटेड कॉपर क्लोराइड से भी टेस्ट नहीं हो सकता. anhydrous इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कॉपर सल्फेट बेसिकली चेंजेस फ्रॉम वाइट टू ब्लू ऑन एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, आपको अब जो रीसेंट पेपर्स हैं उनमें एनाइंस और कैटाइंस के टेस्ट मिलेंगे, बट यू आर नॉट गोना गेट द टेस्ट फॉर वाटर. ठीक है, सो यू हैव टू लर्न इट. एंड दिस टर्न्स फ्रॉम कोबाल्ट क्लोराइड टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू पिंक. ओके, मूविंग ऑन. When copper is used in the test and the answer is 4 marks, the best answer is light blue precipitate which is soluble in excess to form a dark blue solution. अच्छा, अब कुछ बच्चे लिख जाते हैं कि इट इज़ सॉल्युबल. आपने सॉल्युबल नहीं लिखना है, ये सॉल्युबल नहीं लिखना, आपने लिखना है डिज़ोल्व. ठीक है, डिज़ोल्व. ठीक है, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर ऑब्जर्वेशन, सो यू ऑलवेज हैव टू राइट डिज़ोल्व इन एक्सेस टू फॉर्म अ डार्क ब्लू सोल्यूशन. ठीक है, दैट्स गुड बिकॉज इट्स मोस्टली ऑफ मोर मार्क्स. तो आपने ये सिंपल आपने कॉपी करना है टेबल से. ठीक है, दैट इज़ कॉपी फॉर टेबल फ्रॉम द टेबल. ओके, मूविंग ऑन. वाई इज़ दिस एक्सपेरिमेंट डन इन अ फ्यूम कवर? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा हो जिसमें हार्मफुल पॉइजनस टॉक्सिक गैस बन रही हो, इट रिलीजेस हार्मफुल गैसेस दैट आर पॉइजनस एंड टॉक्सिक. अक्सर आपका लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना of concentrated NaCl, ये इलेक्ट्रोलिसिस आपका फ्यूम कबर्ड में होता है. ठीक है, दिस इलेक्ट्रोलिसिस हैपन्स इन फ्यूम कबर्ड. वाई? बिकॉज क्लोरीन गैस इज़ प्रोड्यूस्ड. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्लोरीन गैस बनेगी, और क्योंकि क्लोरीन गैस इज़ टॉक्सिक एंड हार्मफुल, दैट इज़ वाई दिस एक्सपेरिमेंट इज़ डन इन अ फ्यूम कबर्ड. कोई भी पॉइजनस गैस बन रही है तो एक्सपेरिमेंट फ्यूम कबर्ड में होएगा. विच रिजल्ट्स अपीयर टू बी इनएक्यूरेट. इट इज़ द पॉइंट नॉट अपेयरिंग ऑन द ड्रॉन ग्राफ. You read its x-axis and write it with the reason indicating that it does not occur in the graph. ठीक है, anomalies आपको पॉइंट आउट करनी होनी चाहिए. देखें, अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो ऐसे जॉइन हो रहे हैं और एक पॉइंट ऐसे है, तो ये तीनों तो जॉइन हो रहे हैं
बट ये वाला आपका एनॉमलस पॉइंट है, ठीक है। तो आपने एनॉमलीज़ को भी पॉइंट आउट करना है, ठीक है। वाई शुड द सॉलिड बी क्रश्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द फास्टर रिएक्शन रेट। जब भी आपके पास कोई लंप होगा ना, इन द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन 6 मार्क क्वेश्चन एज वेल, जब भी कोई लंप होगा तो हमेशा यूजिंग अ मोर्टर एंड पिस्टल आई गेस वट एवर दिस थिंग इज़, आपने इसको क्रश करना है, ठीक है। जब भी आपके पास कोई लंप होगा आपने यूजिंग अ मोर्टर एंड पेस्टल पहले से क्रश करना है। व्हाट डज अ मोर्टर एंड पेस्टल लुक लाइक? लेट मी शो इट टू यू गाइस। ओके, I might have okay, this is the apparatus we have, that's a crucible, evaporating dish. Okay, I don't have a mortar and pestle over here, but it's simply, you know, at home you crush spices in it, ठीक है, जिसमें आप घर में spices crush करते हैं. So that's basically what a mortar and pestle is, ठीक है. उसमें आपने पहले crush करना है, ठीक है. Moving on. Why should the solid be crushed? ताकि उसका surface area increase हो जाए, ताकि reaction का rate. Okay, why is this experiment made in well ventilated room to prevent the burning of the substance? ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, बेशक आप इनको छोड़ दें, बट एक दफ़ा रीड कर लें. एक्सप्लेन द टर्म डीकैंट, फिल्टर, पोर द लिक्विड, लीविंग द सॉलिड बिहाइंड. अच्छा, डीकैंटेशन एक प्रोसेस होता है, लेट मी टेल इट यू गाइस. बेसिकली आपके पास एक बहुत बड़ा सॉलिड होता है एंड व्हाट यू डू इन डीकैंटेशन इज़ आप सिंपली अपना लिक्विड पोर कर देते हैं और पीछे जो सॉलिड रह जाता है ना, दैट्स योर डीकैंट, ठीक है. ये फिल्ट्रेशन नहीं होता, इसमें आप फिल्टर पेपर नहीं यूज़ करते, आप सिंपली ऐसे करके ना बीकर से अपना लिक्विड पोर कर देते हैं और जो सॉलिड होता है ना, इट स्टेज बिहाइंड. So that's a decant. Okay, why is concentrated sulfuric acid not used to dry ammonia? ठीक है, that's important. That's nice question. देखिए, sulfuric acid is a very good drying agent. You should know. But why is it not used to dry ammonia? Because it will react with the base ammonia, which is a neutralization reaction. Acid ammonia का reaction हो जाएगा neutralization, and instead of being drying, ammonia will basically, what will happen to ammonia? It will not be any more ammonia, ठीक है. आपका अमोनियम सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा. हमेशा याद रखना, हम सल्फ्यूरिक एसिड अपनी एसिडिक गैसेस को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं, टू ड्राई एसिडिक गैसेस. हम क्विक लाइम, ठीक है, लिख लें एक जगह आप, हम क्विक लाइम यूज़ करते हैं टू ड्राई आर एल्कलाइन गैसेस, ठीक है. क्विक लाइम इज़ यूज टू ड्राई एल्कलाइन गैसेस, तो अमोनिया को हम क्विक लाइम से ड्राई करेंगे. और तीसरी चीज़, फ्यूज्ड calcium chloride is used to dry neutral gases. Calcium chloride is used to dry your neutral gases. Okay, moving on. Why should samples, ये ना क्वेश्चन में ATP में 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, which is really confusing, ठीक है. तो अगर आपने एक दफ़ा ये कर लेंगे ना, तो that might be helpful, ठीक है. Why should samples be taken from different parts of the field to get more accurate results? ताकि आपके पास ज़्यादा larger representation हो, ठीक है, आपके पास different type के sample हो, to increase the reliability of the result. Suggest why is it important to know the pH of the soil to see which is the best place for growing and what kind of base to use you should use to neutralize it. ठीक है, वही बात है, but it's not very relevant for our chemistry, leave it. What is necessary for rusting? ठीक है, water and oxygen, ये तो आपको पता होना चाहिए. Rusting के experiment भी आपको आने चाहिए. How to prove that water and oxygen is necessary for rusting? Let's see an experiment regarding this if we have it. ठीक है, you should know that water and oxygen are the two important conditions that are needed for rusting, and you should be able to prove it as well. ये लें, showing that iron needs both water and oxygen to rust. Okay, nails 1 and 2 do not rush, nail 3 does rush, the iron is oxidized. Like देख, आपने क्या करना है, आपने एक में ड्रायर ले लेनी है, ठीक है, सॉरी, आपने एक में ड्रायर ले लेनी है, एक में बॉइल्ड वाटर ले लेना है और एक में एयर एंड वाटर ले लेना है, ठीक है. अब 1 और 2 क्यों रश नहीं करेंगे? देखिए, 1 में सिर्फ ड्राई एयर है, 1 में वाटर एब्सेंट है, ठीक है. ड्राई एयर है, आयरन नील है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो वाटर इज़ एब्सेंट, ठीक है. टेस्ट ट्यूब 1 में, टेस्ट ट्यूब 2 में बॉइल्ड वाटर है बट एयर इज़ एब्सेंट, ठीक है, एयर इज़ एब्सेंट. तो टेस्ट ट्यूब 2 में भी नेल नहीं रस्ट करेगा. टेस्ट ट्यूब 3 में नेल रस्ट कर देगा क्योंकि आपके पास एयर भी है और आपके पास बॉइल्ड वाटर, अनबॉइल्ड वाटर है. बॉइल्ड वाटर है मतलब नो एयर लेफ्ट इन इट. बॉयल करने से वाटर में क्या होता है? रिमेंबर दिस, व्हेन यू बॉयल वाटर नो एयर लेफ्ट इन इट, ठीक है. सो दैट सिंपल. यू शुड नो 1 2 3 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों के जो सिलेबस का पार्ट है.
Okay, suggest why in an experiment for rusting water level increases. Oxygen is used up, the water is used to take its place. ठीक है, ये important है. देख लेना कि rusting में oxygen is being continuously used up, so water takes its place. अब मैं how to tell this to you guys देखें. For instance, अगर this is your beaker and this is your test tube. अब यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास ये आयरन नेल है, ठीक है, ये रेड कलर का आयरन नेल है. तो अब होगा क्या कि क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यूज़ अप हो जाएगी, तो ये जो वाटर है ना, दिस इज़ बेसिकली योर वाटर, ये वाटर राइज अप करेगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ अप हो जाएगी, तो बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर यहाँ से वाटर टेस्ट ट्यूब के अंदर राइज करेगा. दैट इज़ व्हाट दिस पॉइंट is trying to tell us, that oxygen is used, so water takes its place. ठीक है. For electrolysis, state the observation, the bulb will light, a metal is formed on the cathode, fizzes of gas. अच्छा, आपने देखना है metal form हो रहा है, gas form हो रही है तो effervescence, metal form हो रहा है तो metal is formed. That's simple. Suggest a suitable material for electrodes. आप graphite लिख सकते हैं. उसके बाद don't write steel, write graphite or platinum. ठीक है. These are the two materials that are included in this syllabus, graphite and platinum. Moving on, when copper oxide is reacted with hydrogen, ठीक है, what is the color change? Black to brown because copper oxide is reduced to copper. अच्छा, मेरी बात सुने, copper oxide जो होता है वो black solid होता है, ठीक है. Copper oxide is a black solid. अब अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो ऊपर है, कॉपर जो है वो नीचे है, ठीक है. हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है. तो हाइड्रोजन क्या करेगा, मतलब वाटर, हाइड्रोजन इन द केस ऑफ वाटर, वाटर हाइड्रोजन की ऑक्साइड होती है ना. देखें, वाटर क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन की ऑक्साइड. तो कॉपर ऑक्साइड के पास जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बेसिकली वाटर जो है, हाइड्रोजन जब इसके ऊपर आएगा, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, उससे ऑक्सीजन ले लेगा, बिकॉज अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल. सो हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस कॉपर, और कॉपर फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन इसकी जगह लेके H2O बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है. अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होगी, ठीक है, और जब वो हाइड्रोजन से रिएक्शन होएगा तो कलर चेंज होगा ब्लैक टू ब्राउन, क्योंकि कॉपर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है. कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर निकल आएगा और कॉपर की जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगी और वाटर बन जाएगा, ठीक है. मूविंग ऑन, how can you distinguish between water and ethanol? Use cobalt chloride paper, ठीक है, turns from pink to blue, but there will be no change with ethanol. Simple water का test है, ठीक है. How can you distinguish between sulfuric acid and aqueous sodium sulfate? Oh wow, what a good question. आप बताएं क्या करेंगे आप. मेरी बात सुने, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आपको दो ऐसे सॉलिड्स पे डिफरेंशिएट करना आ गया तो आप उनके रिएक्शन सोचना, एसिड बेस्ड रिएक्शन फ़ौरन सोचना. मतलब एसिड के जितने भी रिएक्शंस होते हैं. और सोडियम सल्फेट के, अगर आप एसिड में कार्बोनेट डाल दें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है, जबकि सोडियम सल्फेट पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं फॉर्म होएगी अगर आप उसमें कार्बोनेट डाल दें. सो फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट में पोटाशियम कार्बोनेट डालते हैं तो पोटाशियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है, गैस नहीं इवॉल्व होएगी. लेट्स रीड इट. देयर आर 3 tests. You can use a metal carbonate, that's the best one I guess, in which carbon dioxide will be produced, because ये तो simple reaction है कि acid plus carbonate forms H2O plus CO2 and plus a salt. तो ये जो carbon dioxide है ये आपको बता देगी कि आपने sulfuric acid use किया, okay. You can add a metal in which hydrogen is produced, ठीक है. सारे acid के characteristic reactions हैं. अब देख लें आप, acid के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस की बात हो रही है. एसिड प्लस मेटल इक्वल्स टू हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट, एसिड प्लस कार्बोनेट इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है. सो जस्ट डोंट फॉरगेट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनीथिंग यू आर डिस्टिंग्विशिंग, बट नो चेंज इन सोडियम सल्फेट. फाइनली you could use an indicator like litmus paper. It will change. Okay, that's a really good idea कि आप अंदर litmus paper डाल दो या कोई भी indicator डाल दो. It will change in sulfuric acid but there will be no change in sodium sulfate, ठीक है. These are important tips and bits that you should know. Okay, how can you distinguish between HCl and nitric acid? Okay, अब ये देख लें. That's a really clever way of distinguishing. Add silver nitrate
in which white precipitate will be formed will be hydrochloric acid. White precipitate कैसे form होगा कि सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं आप, Ag जो है aqueous प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड आयन Cl aqueous will form AgCl and you know silver chloride is insoluble. तो सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो किस कलर का होएगा, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का। तो हमें पता चल जाएगा वो वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमारे पास क्लोराइड आयन है, और जो क्लोराइड आयन है वो हमारा सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना देगा जो इनसॉल्युबल है। बट जो नाइट्रिक एसिड है उसमें तो नाइट्रेट आयन है, और सिल्वर नाइट्रेट बन भी जाए वो तो सॉल्युबल है। सो दैट्स हाउ यू गोना डिस्टिंग्विश इट। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मिनरल वूल? टू एब्जॉर्ब एंड होल्ड लिक्विड। ठीक है, अगर अक्सर आप ऊपर कॉटन वूल वगैरह मिनरल वूल यूज़ करते हैं, सो द पर्पस इज़ टू एब्जॉर्ब एंड होल्ड द लिक्विड। ओके, मूविंग ऑन, व्हेन there is a delivery tube involved in a question, what precaution should be taken in the experiment when the heat is removed? Oh, this is very important. Remove the delivery tube from the water to prevent the suckback. अच्छा, मेरी बात सुने, आपने हीट का सोर्स रिमूव करने से पहले, अब मुझे नहीं पता हाउ टू शो दिस टू यू गाइस, बट याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, अगर इफ़ यू हैव अ डिलीवरी ट्यूब लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब है और यहाँ पे आपका वाटर ट्रफ है, ये वेट अ सेक, ये आपका वाटर ट्रफ है, ये आपकी डिलीवरी ट्यूब है, और ये आपका मेजरिंग सिलेंडर है जो मेजर कर रहा है गैस का वॉल्यूम, और यहाँ पे आपका जो एक सब्सटेंस है ना, इस ट्यूब में बेसिकली हीट हो रहा है। यहाँ से आप अंदर अपनी गैस डाल रहे हो और यहाँ पे आप फ्लेम है आपका, और यहाँ से आप हीट कर रहे हो। ठीक है, अब द प्रिकॉशन इज़ कि ये जो आपकी डिलीवरी ट्यूब है ना, डिलीवरी ट्यूब, इसको आपने क्या करना है, हीट की सोर्स को बंद करने से पहले, रिमूव करने से पहले अपनी डिलीवरी ट्यूब को रिमूव करना है। क्यों? वरना होगा क्या कि ये जो वाटर ट्रफ है ना, इसमें ये जो वाटर है ये आपका बेसिकली सक बैक हो जाएगा डिलीवरी ट्यूब में, और यहाँ पे सारा वाटर आ जाएगा। ठीक है, सो पहले आपने डिलीवरी ट्यूब को रिमूव करना है और फिर हीट की सोर्स को रिमूव करना है। ठीक है, remove the delivery tube from the water to prevent the suckback. That's important. In rate of reactions, always include the word collisions between particles. Okay, that's very important. Frequency of collisions वगैरह, but ATP के लिहाज से शायद इतना important नहीं है. How can you distinguish between alkanes and alkenes? That's you use bromine water. Alkene will decolorize it. That's simple. Bromine, aqueous bromine आपने use करनी है, उसके थ्रू बबल करनी है। अगर वो कलरलेस हो गई मतलब एल्कीन है, अगर कलरलेस नहीं हुई मतलब एल्कीन है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरीन एंड सोडियम क्लोराइड? ओके, क्लोरीन सिंपल ब्लीचिंग एजेंट है, तो लिटमस पेपर ब्लीच हो जाएगा। एड लिटमस पेपर एंड इट विल ब्लीच इट विद क्लोरीन। ये सिंपल क्लोरीन गैस का टेस्ट है जो आपको अपने पेपर पे मिल जाएगा, बिकॉज एंड पे अब आपके पास नोट्स होंगे ATP में। Moving on, how can you distinguish between copper sulfate and copper carbonate? Oh, nice. आप सिंपल अपना एसिड डाल देना, एसिड डाल देंगे तो कॉपर कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड के फिजिंग आ जाएगी, एफर्वेसेंस आ जाएगा, लेकिन कॉपर सल्फेट में नहीं आएगा। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, एसिडिफाई विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दैट वाज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। एसिडिफाई विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऐड बेरियम क्लोराइड, देयर विल बी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर सल्फेट। देखें, या तो आप सल्फेट का डिस्टिंग्विश टेस्ट कर लें या आप कार्बोनेट का डिस्टिंग्विश टेस्ट कर लें, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए वाइट PPT विद कार्बोनेट, और जस्ट ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नथिंग हैपन्स विद सल्फेट बट फिजिंग और एफर्वेसेंस विल अकर इन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मूविंग ऑन, व्हेन अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज्ड दे आस्क फॉर अ चेंज इन अपरेटस टू गेट मोर रिलायबल रिजल्ट्स। ये हमेशा आता है कि जब भी मेजरिंग सिलेंडर यूज़ होता है ना, तो वो दे आस्क के व्हाट कैन बी डन फॉर मोर रिलायबल रिजल्ट्स। यू शुड से दैट यू कैन आइदर यूज़ अ ब्यूरेट और अ पिपेट। ठीक है, बिकॉज पिपेट और ब्यूरेट आर मोर रिलायबल। ठीक है, जब भी मेजरिंग सिलेंडर यूज़ होगा वो हमेशा कहेंगे, बिकॉज मेजरिंग सिलेंडर ऑलवेज गिव्स यू अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता, तो आपने हमेशा कहना है रिप्लेस मेजरिंग सिलेंडर विद use a burette or pipette to transfer the liquid. ठीक है, volume of the reagent used decreases if it's more concentrated. अच्छा, used decreases if it is more concentrated. आप इसको छोड़ दें, that might sound a bit intimidating. It is not very important. ठीक है, ठीक है, simple concentration volume का आपको आइडिया होना चाहिए कि
क्या होता है कि अगर देखें आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ यूज़ करें टाइट्रेशन में तो आपको उसका कम वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा, अगर कम कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ है तो उसका ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। 31 में इन एन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ pH वैल्यू दे आस्क व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस इज़ यूज्ड, योर आंसर शुड बी वेदर वीक और स्ट्रॉन्ग। ठीक है। A strong acid lies between pH 0 to 2, ठीक है, and a weak one lies between 3 to 7। आपको पता है जितना आप आगे मूव करेंगे अपने pH में the weaker your acid gets। 7 is the neutral and a weak base lies between 8 and 11 and a strong one lies between 12 to 14। ठीक है, that is simple cramming stuff you should know। Okay, a concentrated acid is an acid that contains large number of H plus ions, hydrogen ions, vice versa with dilute acid। ठीक है, सिंपल बात है कि देखें अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो सिंपल है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें OH नेगेटिव आइंस बहुत ज़्यादा होंगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें H प्लस आइंस बहुत ज़्यादा होंगे, और अगर न्यूट्रल है तो उसमें OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्सिल आइंस या हाइड्रोक्साइड आइंस और H प्लस आइंस इक्वल अमाउंट में होंगे। ठीक है, 1:1 होंगे। ओके, concentrated base is a base that contains a large number of hydroxide ions, ठीक है, vice versa। That's easy। How much more we are left with? Page, ठीक है। Let's do it। Strong acid is the one that ionizes completely giving H plus ions, ठीक है, ये simple cramming based है। A weak acid is the one that ionizes partially, a strong base is the one that ionizes completely giving OH negative ions, and a weak base is the one that ionizes partially। Concentrated is a solution that contains, that's important, a large number of solute and a little amount of water involved। और इसके आगे एक चीज़ ऐड कर लें, at a given temperature, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपका सल्यूट डिजॉल्व हो इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, बेसिकली दैट्स योर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। मूविंग ऑन, हाउ कैन यू मेक क्रिस्टल्स। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन का सिंपल मेथड आपको आना चाहिए। आई विश आई कुड शो इट टू यू गाइज और जस्ट लर्न इट। ये क्रिस्टलाइजेशन का देखें सिंपल मेथड है। व्हाट यू डू इज़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है, देन क्रिस्टल्स बिगिन टू अपीयर बिकॉज द कंपाउंड इज़ लेस सॉलेबल। आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, पहले हॉट होता है फिर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल डाउन करते हैं क्योंकि वो कम सॉलेबल, उसकी सॉलेबिलिटी डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने से, तो क्रिस्टल्स बिगिन टू फॉर्म। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। फिर आप सोल्यूशन को बेसिकली हीट करते हैं, वही हो रहा है, ग्लास रॉड पे आप चेक करते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपसे पूछ ले वो कि हाउ टू चेक दैट क्रिस्टल्स आर फॉर्म, देन यू टेल दैट इट कैन बी चेक्ड बाय प्लेसिंग अ ग्लास रॉड। आप ग्लास रॉड को डिप करते हैं सोल्यूशन में इस तरह से कुछ, और फिर आप उसको ऐसे माइक्रोस्कोप स्लाइड पे रख के चेक करते हैं कि either crystals appear or not। Once crystals appear, then the solution is left to cool and crystallize। The crystals are removed by filtering, rinsed with water and dried with filter paper। ठीक है, आखिरी स्टेप है, आप उनको ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। मूविंग ऑन, ओके, how can you make crystals heat the point of crystallization, leave to cool gradually, filter, dry, and the crystals are ready। ठीक है, how can you detect the point of crystallization? okay, अगर वो आपसे पूछ ले, so that was what I was telling you। You have to place a stirring rod in the solution and see the formation of the first crystals on it। यहाँ पर अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो आप उसे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे रख के देख लें, the crystals form on it। when you crushed, you use pestle and mortar। that was what I was telling you, that's very important। pestle mortar कुछ ऐसी चीज़ होती है, something like this, and you have this and you grind in it। ठीक है, something like you can say you used to grind spices as well। ठीक है, when you are making garlic and I guess garlic and ginger paste, basically you crush it in this thing that's called pestle and mortar। ठीक है, use it in your kitchen as well। ठीक है, grass is ground with ethanol rather than with water because chlorophyll is more soluble in ethanol। ठीक है, chromatography में आपको पता होना चाहिए, chlorophyll has greater solubility in ethanol। कलर ऑफ रस्टी आयरन फिलिंग्स इज़ ब्राउन। ठीक है, वो आपसे अक्सर ऑब्जर्वेशन पूछ लेता है तो आपको फिर बताना है कि आयरन फिलिंग्स टर्न ब्राउन। इफ़ प्योर ऑक्सीजन वाज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एयर, रस्टिंग विल बी फास्टर। ठीक है, वाई, बिकॉज ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यू कैन स्पीड अप द ड्राइंग प्रोसेस बाय यूजिंग अ फैन और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय यूजिंग अ हेयर ड्रायर, नॉट अ कैटलिस्ट। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को ड्राई करें दैट सिंपल, आप उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ कर दें। रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे इंक्रीज़ होता है, विंड स्पीड को तेज़ कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, सिंपल। द एक्शन ऑफ अ लाई बिग कंडेंसर इज़ टू
change steam to water. ठीक है, that was what I was telling you. It's not to condense, it's to change steam to water. अगर आप condense लिखेंगे आपको marks नहीं मिलेंगे क्योंकि देखिए उसका नाम ही condenser है. So you have to tell something like distinguishing. Moving on to check for the purity of the collected solvent. ठीक है, आपको purity check करने के लिए आपको पता है melting और boiling point को test करना होता है. The chromatogram needs to be sprayed with the locating agent if the amino acids are investigated and they're colorless. हमेशा याद रखना, if the substance that's tested, especially amino acids, ठीक है, if it's kind of invisible or it cannot be seen or it's colorless, then you use your locating agent. ठीक है, आपने locating agent use करना है. अगर आपको नाम याद करना है तो the name of one locating agent that's used is ninhydrin. ठीक है, but the name is not included in your syllabus. ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि if it's not visible then what are we going to do? We are going to use a locating agent. Okay, if water contains salt, this will have no effect on rusting. However, if a bigger substance is being rusted, it will be slower. If water contains salt, अच्छा salt का कोई effect नहीं होता, याद रख लेना. अगर salt डाला भी हुआ है तो there is no effect. Okay, hydrated copper sulfate will turn from blue to white upon heating. ये तो सबको पता है ना. Blue होगा मतलब उसके पास water है. आप उसको हीट करेंगे मतलब उसमें से वाटर निकल गया है, सो इट विल टर्न वाइट. ठीक है, वाइट का मतलब है वाटर रिमूव्ड. ठीक है, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सो इट विल टर्न वाइट. सैचुरेटेड, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. अच्छा, दैट वाज व्हाट आई वाज टेलिंग यू. सैचुरेटेड में ये वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, और सोल्यूट नहीं डिजॉल्व हो पाता. Moving on, an excess amount of reactant is used to make sure that all of the reactants will be used. Oh हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आपको मेक श्योर करना है कि आपकी, फॉर एग्जांपल हम एसिड और मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे ये है पीस ऑफ जिंक. नाउ आई वांट टू यूज़ अप ऑल माई जिंक, तो मैं क्या करूँगी, एसिड को एक्सेस में ले लूँगी. ठीक है, और अगर मैं चाहती हूँ मेरा एसिड सारा यूज़अप हो जाए तो मेटल को एक्सेस में ले लूँगी. जो चीज़ को यूज़अप कराना है ना, उसके ऑपोजिट चीज़ को एक्सेस में ले लो, बस ये याद रखना. ठीक है, समटाइम्स क्रिस्टल्स आर ड्राइड यूजिंग फिल्टर पेपर इंस्टेड ऑफ हीटिंग टू प्रिवेंट द कंप्लीट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम क्रिस्टल्स एंड टू प्रिवेंट द क्रिस्टल्स फ्रॉम ब्रेकिंग. ठीक है, आप उसको हीट नहीं करते, आप सिंपल उसको ड्राई कर देते हो यूजिंग अ फिल्टर पेपर. दैट वाज ईजी. ठीक है, हाउ कुड यू नो विच रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, द एक्सेस रिएक्टेंट विल बी विजिबल. देखें, अगर ये जिंक एक्सेस में है ना तो क्या होगा, व्हेन आई ऐड दिस जिंक इनटू दिस, आफ्टर सम टाइम आई वुड स्टिल सी, दो द mass of the zinc would have decreased. ठीक है, लेकिन फिर भी some pieces of zinc will be visible. This tells me कि zinc was in excess, Zn is in excess. ठीक है, okay, moving on. Sometimes crystals are dried using a, हो गया, excess means that more than what is needed. ठीक है, वो react भी नहीं करता. When lead bromide is used, you can use a fume cupboard and use goggles in lab. ठीक है, again लेड जो होता है वो टॉक्सिक होता है, आपको पता होना चाहिए. लेड जो होता है हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है. फ्यूम कवर्ड में इसलिए रिएक्शन करते हो, गॉगल भी यूज़ कर लेते हो वाइल वर्किंग इन द लैब. ठीक है, सिंपल है. मूविंग ऑन, टू सेपरेट टू डिफरेंट सोल्यूशंस विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करके. अब प्लीज़ एक बात याद कर लें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट्स सब्सटेंसेज बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट सब्सटेंसेस, अगर हमारे पास एथेनॉल है और वाटर है, वो इसीलिए सेपरेट होते हैं क्योंकि उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट्स सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट. अगर सबके बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होते, सेम होते, BOLI, तो आपके पास वो मिक्सचर कभी सेपरेट ना हो पाता. ठीक है, क्योंकि वाटर 100 पे होता है, एथेनॉल 78 पे होता है, 69 पे होता है, सो दैट्स वाई दे आर सेपरेटेड. ओके, फिजिकल टेस्ट ऑफ वाटर, हीट इट. ओके, नाउ यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट. फिजिकल टेस्ट फॉर वाटर इज़ heat it and it will boil at 100 degrees Celsius, or heat or ice will melt at 0 degrees Celsius. मतलब pure water का it has a fixed boiling point and a fixed melting point. Or chemical test, now there's a difference between physical and chemical test. Chemical test is that blue cobalt fluoride paper will turn pink or anhydrous copper sulfate turns blue. ठीक है, physical test हम
बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट से करते हैं और केमिकल टेस्ट हम क्लोबल क्लोराइड पेपर से करते हैं. ओके. Fire will be produced if alcohol is touched with a lighted splint. Therefore, water bath should be used when heating. Lagging or cloth can be used to control the temperatures. Okay. Always remember that when you are heating alcohol, okay, you have any kind of alcohol in a beaker. You don't directly heat it with Bunsen burner. Otherwise, alcohol is flammable. It will catch fire. You always use a water bath. Okay. Water bath uniform heating provide करती है and it does not allow alcohol to catch fire. ओके. अनरिएक्टेंट रिएक्टेंट इज़ कॉल्ड एक्सेस. ठीक है, वो अनरिएक्टेड होता है, वो आपको नज़र आ जाएगा. एज रिएक्टेंट्स आर हीटेड द पार्टिकल्स गेन एनर्जी मूव फास्टर, देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, देयरफॉर देयर विल बी मोर कोलिजन्स एंड द रेट इंक्रीजेस. ये रेट की पूरी एक्सप्लेनेशन है जो आपको पता होना चाहिए. आप हीट करते काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है एंड दैट विल कॉज एन इंक्रीज इन द कोलिजन. ठीक है, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो and I hope it provided value to you guys. And if it did, please subscribe to the channel and consider sharing it. Thanks for watching. Bye bye. And if there are any kind of queries or questions, feel free to ask in the comments below. That's all.